जी नमस्कार स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल साइंस क्लास इन जीके पर। देखो, लेब असिस्टेंट के अंदर हमारी कंटिन्यू क्लासेज यहाँ पे चल रही हैं और उसी क्लासेज के संदर्भ में यहाँ पे जो हमारे इकोसिस्टम वाला पोर्शन चला था, उस इकोसिस्टम वाले पोर्शन का यहाँ पे पार्ट नंबर आज आपके सामने ये आपके थर्ड नंबर पार्ट रहने वाला है। मतलब इससे पहले हमने दो पार्ट कंप्लीट कर लिए थे, ये तीसरा पार्ट आपके सामने रहने वाला है। अब देखो, इकोसिस्टम के अंदर हमने पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर हमने यहाँ पे ये पढ़ा था कि पारितंत्र है, उस पारितंत्र के अंदर कौन कौन से प्रमुख रूप से कार्य होते हैं। तो हमने यहाँ पे 4 कार्य प्रमुख रूप से देखे थे कि एक तो पारितंत्र के अंदर उत्पादकता का कार्य होता है, यहाँ पे भोजन के उत्पादन का कार्य होता है। इसके अलावा सेकेंड नंबर हमने ये भी पढ़ा था पारितंत्र के अंदर कि आपके अपघटन की क्रिया भी होती है पारितंत्र के अंदर। और इसके अलावा यहाँ पे पारितंत्र के अंदर जो ऊर्जा होती है, उस ऊर्जा का क्या होता है यहाँ पे स्थानांतरण, मतलब ऊर्जा प्रवाह भी होता है यहाँ पे, ये भी हमें पढ़ना है। और इसके अलावा जो पारितंत्र होता है, उस पारितंत्र के अंदर मुख्य रूप से यहाँ पे ध्यान में रखना आपके पोषण चक्र होता है। मतलब पोषण है वो आगे से आगे स्थानांतरित होते रहते हैं, खनिज तत्व है, तो वो आपके किसके संदर्भ में हम पढ़ेंगे, यहाँ पे पोषण चक्र के संदर्भ में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमने कल का जो हमारा वीडियो लेक्चर था उसके अंदर हमने यहाँ पे उत्पादकता के बारे में पढ़ा था कि उत्पादकता है सर हमारे सामने ये 2 टाइप्स की होती है, इनकी डेफिनेशन हमने पढ़ ली थी। इसका जो मात्रक है वो मात्रक हमने यहाँ पे पढ़ लिया था। आज हम यहाँ पे उत्पादकता है इसके प्रकार समझेंगे कि इसके प्रकार कौन कौन से हैं। तो उत्पादकता मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है, एक तो होती है यहाँ पे प्राथमिक उत्पादकता और एक होते हैं यहाँ पे ध्यान में रखना द्वितीयक उत्पादकता। तो उत्पादकता कितने प्रकार की हो जाएगी, यहाँ पे आपके 2 प्रकार की हो जाएगी। अब नेक्स्ट आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि जो आपके प्राथमिक उत्पादकता होती है ये मुख्य रूप से आगे चलकर कितने भागों के अंदर डिवाइड होती है, तो ये आपके 2 भागों के अंदर डिवाइड होती है। एक को हम कहते हैं यहाँ पे सकल प्राथमिक उत्पादकता, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं यहाँ पे ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जीपीपी, और एक होता है यहाँ पे एनपीपी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है, जिसे हम कहते हैं शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता। तो प्राथमिक उत्पादकता को हमने यहाँ पे 2 भागों के अंदर बांटा है, यहाँ पे जीपीपी और एनपीपी। अब एक एक करके हम क्या करते हैं, इनकी जो डेफिनेशंस है वो डेफिनेशंस हम यहाँ पे पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे सामने आता है यहाँ पे प्राथमिक उत्पादकता के बारे में। किसके बारे में, यहाँ पे प्राथमिक उत्पादकता। अब देखो, प्राथमिक उत्पादकता, प्राथमिक का मतलब सबसे पहले आपके जीवों के अंदर जीवभार निर्माण की जो दर सबसे पहले किसके अंदर हुआ, पेड़ पौधों के अंदर। तो ध्यान में रखना कि जो आपके उत्पादक होते हैं, उत्पादक कौन होंगे सर, तो उत्पादक ध्यान में रखना यहाँ पे पादप होंगे। अब ये पादप है, ये सूर्य के अंदर जो विकिरण ऊर्जा होती है, सूर्य की जो विकिरण ऊर्जा होती है, इसको कार्बनिक ऊर्जा के रूप में रूपांतरित करते हैं। कौन सी ऊर्जा के रूप में, कार्बनिक ऊर्जा के रूप में क्या करते हैं, यहाँ पे रूपांतरित करते हैं। और अब ध्यान में रखना यही आपके क्या कहलाती है, यहाँ पे प्राइमरी आपके प्रोडक्टिविटी या फिर प्राथमिक उत्पादकता कहलाती है। मतलब सबसे पहले भोजन का निर्माण पेड़ पौधों ने किया, तो कितना भोजन का निर्माण किया, कितनी एनर्जी है वो उन्होंने स्टोर की है, वो आपकी प्राथमिक उत्पादकता कहलाएगी। अब प्राथमिक उत्पादकता 2 टाइप्स की होगी। सबसे पहले हमारे सामने होगा यहाँ पे जीपीपी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जिसे हम कहते हैं यहाँ पे सकल प्राथमिक उत्पादकता। अब सकल प्राथमिक उत्पादकता क्या है यहाँ पे, तो आपको पता होगा कि पेड़ पौधे हैं वो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के दौरान जो आपके कुल कार्बनिक पदार्थों के निर्माण की दर, कुल कार्बनिक पदार्थों के निर्माण की दर, कुल कार्बनिक पदार्थों के निर्माण की जो दर है वो आपकी क्या कहलाती है, यहाँ पे आपके सकल प्राथमिक उत्पादकता कहलाती है। अब आपको ध्यान में रखना है यहाँ पे कि जो सकल प्राथमिक उत्पादकता है, इसके अंदर एक नोट पॉइंट ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है कि इसके अंदर कार्बनिक पदार्थ जो भी बनता है, तो इस कार्बनिक पदार्थ का जो अधिकांश भाग कहाँ पे उपयोग होता है, तो इसका जो अधिकांश भाग है वो अधिकांश भाग कहाँ पे उपयोग होगा, तो पादपों के अंदर श्वसन क्रिया के अंदर उपयोग होगा। कहाँ पे उपयोग होगा, श्वसन क्रिया में क्या होगा, यहाँ पे यूज किया जाएगा। ये हमारे सामने मान लो कि भी यहाँ पे एक प्लांट है, इस प्लांट ने यहाँ पे फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन की और फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन के द्वारा इसने यहाँ पे C6H12O6 बनाया। अब इसमें से आपके ये कार्बनिक पदार्थ, ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है,
इसका अधिकांश भाग आपके रेस्पिरेशन के अंदर यूज हो जाएगा और रेस्पिरेशन के द्वारा प्लांट्स को क्या मिलेगी, यहाँ पे एनर्जी मिलेगी। तो ये आपके सारी जो प्रोसेस है, ये इसके अंदर जो शोषण के द्वारा ऊर्जा का जो निर्माण होगा, जितना कार्बनिक पदार्थ बना है वो आपके क्या बनाएंगे, यहाँ पे जीपीपी कहलाएगा। घरेलू आपके ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, सकल प्राथमिक उत्पादकता कहलाएगी। और ये भी ध्यान में रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सकल प्राथमिक उत्पादकता का अधिकांश भाग है कौन सी क्रिया के अंदर यूज होता है। तो पादप क्या करते हैं, सकल प्राथमिक उत्पादकता का अधिकांश जो भाग होता है वो श्वसन क्रिया के अंदर, रेस्पिरेशन के अंदर क्या करते हैं, यहाँ पे यूज करते हैं। ये हमारे सामने जीपीपी हो गई। अब देखो नेक्स्ट हमारे सामने होता है यहाँ पे एनपीपी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जिसे हम कहते हैं यहाँ पे शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता। अब श्वसन क्रिया के अंदर यूज तो कर लिया, अब बाकी बचा हुआ जो कार्बनिक पदार्थ है, जितना भी आपके मटेरियल बचा हुआ है, बाकी बचा हुआ जो जैव भार है, बाकी बचा जैव भार, वो आपके क्या कहलाता है, यहाँ पे शुद्ध आपके प्राथमिक उत्पादकता कहलाता है। बाकी बचा हुआ कैसे कि भी आपके जीपीपी के अंदर जितना भी कार्बनिक पदार्थ बना है उसका अधिकांश भाग यूज कहां पे हुआ सर, वो शोषण क्रिया के अंदर यूज हो गए। तो शोषण क्रिया के अंदर यूज होने के बाद में पीछे जो आपके पदार्थ बचा है वो आपकी क्या कहलाएगा, यहाँ पे एनपीपी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, यहाँ पे एनपीपी। मतलब हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे एनपीपी का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा सर, यहाँ पे कि भाई जीपीपी हमारे सामने जितनी भी बनी है, ये लो सर आपके ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हमने लिख दिया। इसमें से हमें क्या करना है, यहाँ पे रेस्पिरेशन को घटाना है। किसको घटाना है, यहाँ पे रेस्पिरेशन को। भाई जितना भी हमारे सामने मटेरियल बना है उसमें से शोषण क्रिया के बाद, शोषण क्रिया के अंदर यूज करने के बाद जितना भी पीछे प्रोडक्ट बचा है वो आपके सामने क्या कहलाएगा, यहाँ पे एनपीपी कहलाएगा। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे एनपीपी बराबर जीपीपी माइनस आर। एनपीपी का मतलब नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और जीपीपी का मतलब आपकी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेशन। मतलब जीपीपी के अंदर जितना भी कार्बनिक पदार्थ बना है उसका अधिकांश भाग कहां पे यूज होता है, श्वसन क्रिया के अंदर। और उसके बाद में जो पीछे बचा हुआ पदार्थ होता है वो आपकी क्या कहलाता है, यहाँ पे एनपीपी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहलाता है। तो ये हमारे सामने प्राथमिक उत्पादकता है, इसके यहाँ पे दो प्रकार होंगे। अब नेक्स्ट हमारे सामने आता है यहाँ पे द्वितीयक उत्पादकता। फिर सेकेंड नंबर कौन सा टॉपिक आता है, यहाँ पे द्वितीयक उत्पादकता, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। अब द्वितीयक उत्पादकता की परिभाषा क्या हो जाएगी, भाई प्राथमिक उत्पादक कौन थे, यहाँ पे पेड़ पौधे थे। मतलब आपके जो पादप थे ये आपके प्राइमरी प्रोडक्टिविटी थे, मतलब आपके प्राथमिक उत्पादक कहलाते हैं। अब प्राथमिक उत्पादक के अंदर पेड़ पौधों के अंदर जो संग्रहित ऊर्जा है, इस संग्रहित ऊर्जा का जो उपयोग है, इसका उपयोग कौन करेंगे सर, इसका उपयोग करेंगे आपके उपभोक्ता करेंगे। कौन करेंगे इसका उपयोग, उपभोक्ता करेंगे। बिल्कुल सीधी सी बात है, यहाँ पे पेड़ पौधों के अंदर जो एनर्जी बची होती है, जो कार्बनिक पदार्थ रहता है, उसका यूज कौन करेंगे, उपभोक्ता। चाहे प्राथमिक हो, चाहे द्वितीयक हो, चाहे तृतीयक। प्राथमिक उपभोक्ता तो डायरेक्ट यूज करेगा और आपकी द्वितीयक और आपके तृतीयक उपभोक्ता होंगे वो इनडायरेक्ट तौर पे क्या करेंगे, पादपों को काम में लेंगे। तो ये जो उपभोक्ता है ये क्या करेंगे, इस ऊर्जा का उपयोग या तो शोषण क्रिया के अंदर कर सकते हैं, या फिर आपके उत्सर्जन के अंदर यहाँ पे कर सकते हैं, या फिर अन्य जितनी भी आपकी जैविक क्रियाएं होती है उन जैविक क्रियाओं के अंदर इसका यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अब जैविक क्रियाओं के अंदर यूज कर लिया इसका उपयोग यहाँ पे, और उसके बाद में आपके जो शेष बची है, बाद में जो आपके शेष बच्चा आपके जो जैव भार है वो आपके क्या कहलाएगा, यहाँ पे द्वितीयक उत्पादकता कहलाएगी, आपके सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कहलाएगी। इस बात को आपको ध्यान में रखना। मतलब पेड़ पौधों के द्वारा एनर्जी बनाई गई, यहाँ पे ऊर्जा बनने के बाद में इसका उपयोग कहां पे किया गया सर, उपभोक्ता के द्वारा उपयोग किया गया। उपभोक्ता इसका उपयोग शोषण क्रिया के अंदर, उत्सर्जन के अंदर, इसके अलावा जितने भी जैविक कार्य होते हैं उनके अंदर यूज करता है। अब इनके अंदर यूज करने के बाद में भी उसके अंदर जो जैव भार या फिर जो एनर्जी बची है वो आपकी क्या कहलाएगी, यहाँ पे द्वितीयक उत्पादकता कहलाएगी। क्लियर है ना यहाँ से टॉपिक, तो ये बात आपको यहाँ पे समझ लेनी चाहिए, ठीक है। अब देखो हमने बात की थी भी किसी भी पारितंत्र के अंदर ये चार कार्य प्रमुख रूप से होते हैं, लेकिन हमने उत्पादकता के बारे में कंप्लीट पढ़ लिया। उत्पादकता के अंदर जीपीपी और एनपीपी हमने पढ़ लिया, द्वितीयक उत्पादकता भी पढ़ लिया। अब हमारे सामने आता है यहाँ पे अपघटन। किसके प्रोसेस आएगी, यहाँ पे अपघटन की प्रक्रिया। इसको थोड़ा आप अच्छे से यहाँ पे समझना कि अपघटन है, ये अपघटन किस प्रकार से होगा।
और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है इसके अंदर यहाँ पे अपघटन का। सेकंड नंबर जो हमारे सामने कार्य आ रहा है वो कार्य आ रहा है यहाँ पे अपघटन का कार्य। अब देखो अपघटन के अंदर कौन कौन सी चीजें ध्यान में रखनी। पहली बात ध्यान में रखना कि जो आपके पेड़ पौधे और इसके अलावा जो जंतु होते हैं, आपको पता होगा इनकी मृत्यु तो निश्चित होती है। मतलब मरने के बाद में क्या होते हैं कि अपघटकों की क्रिया के द्वारा इनको जटिल कार्बनिक पदार्थों से, अब ध्यान में रखना, मरने के बाद में जो सूक्ष्म जीव होते हैं, अब सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, इनको मिट्टी में मिला देते हैं। किसमें मिला देते हैं? आपके मिट्टी में। अब मिट्टी में कैसे मिलाते हैं? तो ये पेड़ पौधे और जो जंतु है इनका जो शरीर होता है वो आपके जटिल कार्बनिक पदार्थों का बना होता है। किसका बना होता है? यहाँ पे जटिल कार्बनिक पदार्थ। अब जटिल कार्बनिक पदार्थ से ध्यान में रखना ये कन्वर्ट होते हैं आपके सरल अकार्बनिक पदार्थ में। किसमें कन्वर्ट होते हैं? यहाँ पे सरल अकार्बनिक पदार्थ के अंदर कन्वर्ट होते हैं। अब जटिल कार्बनिक पदार्थ से सरल अकार्बनिक पदार्थ के अंदर कन्वर्ट करने का जो कार्य है वो कौन करेंगे सर? यहाँ पे अपघटक करेंगे। अपघटक का मतलब कुछ सूक्ष्म जीव होंगे जो इनको क्या करेंगे? मिट्टी के अंदर मिलाने का कार्य करते हैं। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है अपघटकों का कार्य क्या होता है, तो वो आपको देंगे सरल कार्बनिक पदार्थ से जटिल अकार्बनिक पदार्थ, या फिर ऐसा भी ऑप्शन दे सकते हैं यहाँ पे सरल अकार्बनिक पदार्थ से जटिल कार्बनिक पदार्थ, या फिर ऐसा भी ऑप्शन दे सकते हैं यहाँ पे आपको जटिल कार्बनिक पदार्थ से सरल अकार्बनिक पदार्थ। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? आपकी थर्ड नंबर ऑप्शन। तो इस लैंग्वेज को विशेष रूप से यहाँ पे ध्यान में रखना कि जो जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं उन जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल अकार्बनिक पदार्थों के अंदर कन्वर्ट करने का जो कार्य करते हैं वो कौन करते हैं? यहाँ पे अपघटक। तो ये अपघटकों का मुख्य रूप से यही कार्य होता है, आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में अपघटन होगा तो आसानी से ऐसा होने वाला है नहीं। तो अपघटन के मुख्य रूप से 5 चरण होते हैं। अपघटन के कितने चरण होते हैं? यहाँ पे टोटल 5 चरण होते हैं। ये पांचों चरणों के नाम जैसे मैं आपको क्रम वाइज बता रहा हूँ, क्रम वाइज वैसे के वैसे आपको क्या करने, ध्यान रखने। एग्जाम के अंदर आपकी यहाँ पे पूछा जा सकता है इनका क्रम। अब अपघटन के अंदर 5 चरण, देखो वैसे तो अपघटन का टॉपिक लिखा हुआ नहीं है लेकिन संरचना के अंदर और पूछा है तो हमें इसको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो एक बार इसको आप जरूर देख लेना। यहाँ पे अपघटन के जो 5 चरण, सबसे पहले होता है विखंडन। विखंडन का मतलब जो भी आपके मृत अवशेष है उनको छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर टूटना। उसके बाद में होता है यहाँ पे निक्षालन की प्रक्रिया होती है। किसकी प्रक्रिया होती है? यहाँ पे निक्षालन की प्रक्रिया। थर्ड नंबर यहाँ पे ध्यान में रखना इसका होगा यहाँ पे अपचयन होगा। क्या होगा? यहाँ पे अपचयन। और फोर्थ नंबर यहाँ पे ह्यूमिफिकेशन। क्या हो जाएगा? यहाँ पे ह्यूमिफिकेशन हो जाएगा। ह्यूमिफिकेशन का मतलब मिट्टी में मिलाना। किसको मिलाना? यहाँ पे पेड़ पौधों की कोई भी मृत अवशेष है उनको मिट्टी में मिलाना, क्या कहलाएगा? यहाँ पे ह्यूमिफिकेशन। और उसके बाद में होगा यहाँ पे खनिजीकरण। क्या हो जाएगा? यहाँ पे खनिजीकरण। तो टोटल आपको ये 5 जो चरण है अपघटन के, ये 5 चरण आपको विशेष रूप से यहाँ पे ध्यान में रखने। एग्जाम के अंदर इन 5 चरणों में से आपकी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये 5 चरण आप विशेष तौर से ध्यान में रखना, इसी क्रम के अंदर ध्यान में रखना, ठीक है। अब यहां से देखो हम चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट आपको कुछ मैं नोट पॉइंट आपको बता देता हूँ। एनसीईआरटी के कुछ पॉइंट है वो आपको पॉइंट ध्यान में रखने कि भी आपके काइटिन और लिग्निन युक्त आपके जो कोशिका भित्ति होती है जिनके ऊपर काइटिन और लिग्निन, उन जीवों का आपके ध्यान में रखना कि जो आपके अपघटन होता है वो अपघटन आपके यहाँ पे धीमी गति से होता है। अपघटन कैसा होता है? यहाँ पे धीमी गति से। मतलब काइटिन और लिग्निन से युक्त जो भी आपके यहाँ पे जीव होते हैं उनका अपघटन धीमी गति से होता है, क्योंकि काइटिन और लिग्निन आसानी से आपके अपचयित नहीं होते। नोट नंबर आपको जो सेकंड ध्यान में रखना है कि अगर मिट्टी के अंदर N2 की प्रचुरता, मतलब N2 की मात्रा ज्यादा है यहाँ पे, तो ये अपघटन की जो दर होती है उस अपघटन की दर तो यहाँ पे दर को क्या करती है? आपके बढ़ाती है। मतलब नाइट्रोजन, आपके नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन क्या करते हैं? आपके अपघटन की दर को बढ़ाती है। ये बात भी आपको विशेष रूप से यहाँ पे ध्यान में रखना है। तो ये अपघटन के बारे में हमने थोड़ा स्पीडली पढ़ लिया क्योंकि वैसे टॉपिक लिखा हुआ नहीं, लेकिन हमें थोड़ा ध्यान भी रखना है, इसके बारे में पूछा जा सकता है। अब देखो आपकी जो सिलेबस के अंदर जो टॉपिक पूछा गया एक वो टॉपिक है, इसके अंदर यहाँ पे ध्यान में रखना ऊर्जा प्रवाह। क्या है यहाँ पे? ऊर्जा प्रवाह। देखो ऊर्जा प्रवाह को ज्यादा लेंथ ही नहीं लेना, जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो ध्यान में रखना। पहली बात तो इसे ऊर्जा का, हम यहाँ पे ऊर्जा का 10% का नियम, ऊर्जा का क्या कह सकते हैं यहाँ पे? 10% का नियम। रूल क्या है आप सबको पता है, यहाँ पे पादप हो गया,
इसके अलावा कोई भी यहाँ पे प्राथमिक उपभोक्ता हो गया मान लो, इसके बाद में हमारे सामने यहाँ पे द्वितीयक उपभोक्ता हो गया, और इसके अलावा मान लो यहाँ पे आपके तृतीयक उपभोक्ता हो गया। ठीक है, ये तृतीयक उपभोक्ता। पादपों के अंदर मान लो हमारे सामने 1000 किलो जूल ऊर्जा बनी, तो आपके इस प्राथमिक उपभोक्ता के अंदर कितनी ट्रांसफर होगी? 100 किलो जूल ऊर्जा ट्रांसफर होगी। द्वितीयक उपभोक्ता के अंदर कितने किलो जूल? 10 किलो जूल। तृतीयक उपभोक्ता के अंदर 1 किलो जूल ऊर्जा ट्रांसफर होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पारितंत्र के अंदर यहाँ पे एक पोष स्तर से दूसरे पोष स्तर के अंदर 10% ऊर्जा क्या होती है? स्थानांतरित होती है। 90% ऊर्जा वो अपने जैविक कार्यों में खर्च कर देते हैं। तो 10% ऊर्जा ट्रांसफर होने के कारण इसको 10% का नियम भी कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ये नियम आपके लिंडेमान ने दिया था, तो इस कारण यहाँ पे इसे लिंडेमान का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? लिंडेमान का नियम भी कहा जाता है। ये बात भी आपको विशेष रूप से यहाँ पे ध्यान में रखना है। ये ऊर्जा का यहाँ पे 10% का यहाँ पे नियम होता है। ठीक है, इसके अलावा इसे यहाँ पे पारिस्थितिक दक्षांश का नियम, पारिस्थितिक दक्षांश का नियम भी कहा जाता है। ये बात भी आपको नोट ध्यान में रखनी है। तो ये आपकी ऊर्जा प्रवाह ध्यान में रखना है। अब ध्यान में रखना, ऊर्जा बनाएंगे कौन? सबसे पहले ऊर्जा बनाते हैं पादप। पादप कैसे ऊर्जा बनाते हैं कि प्रकृति के ऊपर पारितंत्र के अंदर ऊर्जा का जो एकमात्र प्राकृतिक स्रोत है, वो एकमात्र प्राकृतिक स्रोत कौन सा है? यहाँ पे सूर्य। इस सूर्य के बारे में ध्यान में रखना है। एकमात्र प्राकृतिक स्रोत कौन है? सूर्य। सूर्य की आपकी ऊर्जा को ग्रहण कौन करता है? आपके पादप। अब सूर्य की सारी ऊर्जा तो पादप के लिए काम में आ नहीं सकती, तो सूर्य का जो भाग पादप के लिए काम में आएगा ऊर्जा बनाने के लिए, उसे हम कहते हैं यहाँ पे PAR, फोटो एक्टिव रेडिएशन कहा जाता है। तो फोटो एक्टिव रेडिएशन का मतलब सूर्य का जो भाग पादप के लिए प्रकाश संश्लेषण में काम में आता है, उसे हम कहते हैं यहाँ पे PAR। तो ये ऊर्जा प्रवाह के अंदर मैंने आपको कंप्लीट चीजें यहाँ पे बता दी है। तो इन्हीं चीजों को आपको ध्यान में रखना है। इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, मतलब ऊर्जा प्रवाह से रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कभी गलत नहीं होगा। अब देखो एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन मैं आपको और पूछ लेता हूँ। ये क्वेश्चन है, मतलब नोट ध्यान में रखना, मैं बता देता हूँ आपको। नोट के अंदर ये है कि कभी भी आपको पूछ ले ऊर्जा का पिरामिड। क्या पूछ ले आपको? ऊर्जा का पिरामिड। वैसे पिरामिड के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन ऊर्जा का पिरामिड पूछ ले, आगे चाहे आपके जीवभार जुड़ा हो, या समुद्र के अंदर ऊर्जा का पिरामिड, या आपकी नदी के अंदर ऊर्जा का पिरामिड, या आपके यहाँ पे कृषि के अंदर ऊर्जा का पिरामिड, या घास के मैदान का आपकी ऊर्जा का पिरामिड, मतलब ऊर्जा का पिरामिड नाम दिखे तो हमेशा ऊर्जा का पिरामिड ध्यान में रखना। यहाँ पे सदैव कैसा बनेगा? आपके सीधा बनता है। ऊर्जा का पिरामिड कैसा बनता है? सीधा बनता है। इसके अलावा ऊर्जा होती है हमेशा, ऊर्जा का ट्रांसफर पारितंत्र के अंदर एक दिशात्मक होता है, अलग अलग दिशाओं के अंदर ऊर्जा का स्थानांतरण नहीं होता है। तो ये बात भी आपको नोट ध्यान में रखनी है कि जो ऊर्जा का स्थानांतरण होता है वो पारितंत्र के अंदर एक दिशात्मक होगा, मतलब आपके उत्पादक से उपभोक्ता की तरफ ऊर्जा जाएगी, उल्टा नहीं बहेगी आपकी ऊर्जा हमेशा। ठीक है, तो एक दिशात्मक क्या होता है? आपकी ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। बाकी देखो पोषण चक्र है वो हम पढ़ेंगे आपकी नेक्स्ट क्लास के अंदर। वीडियो कैसा लगा वो आप कमेंट जरूर करना। मिलते हैं वापस नेक्स्ट वीडियो के अंदर।